जरूर सीखिए और इससे आप अपनी क्लिनिक में या आप अपनी रोजमर्रा में आप अपनी रूटीन ट्रीटमेंट के साथ साथ आप इसको जोड़ सकते हैं और आपके मरीज के लाभ को आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे मर्म चिकित्सा को लेकर, क्योंकि ये पद्धति जितनी प्राचीन है उतनी ही इसके बारे में लोगों को जानकारी कम है। तो ऐसे में चलते चलते जी, दर्शकों मैं दूरदर्शन का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मर्म जैसी विद्या को प्रचारित किया, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है जो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। स्वमर्म उत्प्रेरण, मैंने बार बार कहा कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे मर्म बिंदु हैं जिनको उत्प्रेरित करके हम अपने आप को रोगों से बचा सकते हैं। डायबिटीज जैसी बीमारियों से, उच्च रक्तचाप जैसे कंडीशन से, अनिद्रा जैसी चीज़ों से, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी चीज़ों से, तो हमें इसको जरूर सीखना चाहिए, इसका दैनिक प्रयोग करना चाहिए और निश्चित रूप से पहले इसको किसी ट्रेन डॉक्टर से सीखना चाहिए और उसके बाद इसका रेगुलर प्रयोग करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको सीख करके, इसको जान करके, इसको समझ करके हमारे जो देश का जो स्वास्थ्य पर खर्च होने वाला बजट है उसको भी हम कम कर सकते हैं और लोगों के स्वास्थ्य को सबसे पहली प्रायोरिटी दिला सकते हैं। डॉक्टर जोशी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने इतनी अहम जानकारी आज हमारे दर्शकों के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा भाग बेहद पसंद आया होगा। मर्म चिकित्सा से जुड़े आपके भी जो सवाल रहे होंगे उनका भी आपको आज बहुत चीजों को लेकर आपको आज पता चला होगा। फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग ये पांच भौतिक का सेशन शुरू कर रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। और सब लोग अभी देखिए, हम लोगों ने कल दो क्रियाकाल का मतलब क्या है कि जहां पर हम चिकित्सा करने का जो योग्य समय होता है, काल का मतलब समय और क्रिया क्या करना है तो चिकित्सा, इससे रिलेटेड जो भी बात होगी यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है, आप लोग आइए और उसके बाद में हम लोग यहाँ आज ये करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्रसर जो है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो तृतीय क्रियाकाल आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देखिए। तो इसमें पहले मैं श्लोक पढ़ देता हूँ संहिता का और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग भी अपना अपना मत बताइएगा। इसी चीज को आप लोग भी इलेबोरेट करके बोल सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए बोलते हुए आना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब ये करेंगे, अपने पेशेंट से डील करते हैं, तो आप लोग को भी ये सब बोलते हुए आना चाहिए। मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ। अगर गलती से चला गया तो आप लोग कंटिन्यू करिएगा। मैं शशि मैम को और कंचन मैम को को होस्ट बना देता हूँ, ठीक है। तो तृतीय क्रियाकाल पहले पढ़ते हैं और उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे। अत ऊर्ध्वम प्रसरम वक्ष्यामः तेषां में भी आतंक विशेष ही प्रकुपितानां किण्वोदक पिष्ट समवाय इवोद्रितक्तानां प्रसरो भवति तेषां वायुर्गति मत्वात् प्रसरण हेतुः सत्यप्य चैतन्ये स ही रजो बहिष्ठः रजश्च प्रवर्तकं सर्वभावानां यथा महानुदक संचयोति वृद्धः सेतुमवधार्य परेणोदकेन व्यामिश्रः सर्वतः प्रधावति एवं दोषः कदाचिद एकशो द्विषः समस्तः शोणित संहिता वा अनेकदा प्रसरन्ति तद्यथा वातः पित्तं श्लेष्मणा शोणितं वात पित्ते वात श्लेष्माणो पित्त श्लेष्माणो वात शोणिते पित्त शोणिते श्लेष्म शोणिते वात पित्त शोणितानि वात श्लेष्म शोणितानि पित्त श्लेष्म शोणितानि वात पित्त कफः वात पित्त कफ शोणितानिति एवं पंचधा प्रसरन्ति। इन्होंने देखिए 15 टाइप का प्रसरण बताया है, ये वातः पित्तम। इसमें अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। एवं प्रकुपितानां प्रसरतां वायो विमार्गमना आटोपो ओष चोष परिदाह धूमायनानि पित्तस्य अरोचक अविपाक अंग सादश छर्दिश्चेति श्लेष्मणो लिंगानि भवन्ति तत्र तृतीयः क्रियाकालः। ये
तृतीया, मतलब इसमें ऐसा बता रहे हैं ना कि ये तीसरा क्रियाकाल है, इस टाइम पे अगर चिकित्सा कर दिया जाए तो बहुत ही बेस्ट रहता है। बेस्ट मतलब बेस्ट रहता है। और हमें ये क्रियाकाल जो है यह समझ भी आना चाहिए कि प्रसर चय की अवस्था है, संचय हो रहा है कि प्रकोप हो रहा है कि प्रसर हो रहा है कि व्यक्ति हो रहा है, भेद हो रहा है, कौन सी अवस्था है, उस हिसाब से हम अगर समझ जाए पेशेंट में, ये जितना हम पेशेंट देखते हैं उतना हमें और नॉलेज अपग्रेड होता है। तो इसमें बता रहे हैं कि स्वस्थान में संचित हुए तथा सातत्यपूर्ण हेतु सेवन से प्रकुपित हुए दोष प्रसरावस्था को प्राप्त होते हैं। मतलब एक ही जगह एक्युमुलेट हो रहे, सातत्यपूर्ण हेतु सेवन कंटिन्यू हो रहा है तो दोष प्रकुपित हो जाते हैं। फिर क्या होता है, एक मिनट आप लोग म्यूट रखिए, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कृपया म्यूट रखिए, घर की आवाज थोड़ा भी आती है तो डिस्टर्ब होता है। यहाँ में बोल रहे हैं कि एक ही जगह पे जब हेतु सेवन कंटिन्यू किया जा रहा है तो पहले संचय हुआ, वहां दोष थोड़े से जमा हुए, फिर उसके बाद में प्रकोपावस्था में हुए, फिर उसके बाद में वो प्रसरावस्था में आते हैं। इन्होंने जैसे बताया है कि दो प्रक्रिया से आचार्य सुश्रुत ने हमें स्पष्ट किया है, और ऐसे ही शरीर में भी होता है। इसलिए उदाहरण से इन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार किण्व होता है, सुरा बीज जो होता है जिससे हम ये करते हैं फर्मेंटेशन करते हैं, तो वह लेते हैं, उदक लेते हैं और पिसा हुआ चावल लेते हैं, इसकी मदिरा बना देते हैं। तो परस्पर मिलाकर रात्रि में रखने से पाक की क्रिया होती है, उसमें अल्कोहल का ऐसा फर्मेंटेशन होता है, और उसके वजह से उस पाक की क्रिया से उफान आकर द्रव्य बर्तन के बाहर निकलने लगता है। उसी कारण उसी प्रकार प्रकोपित कारणों से प्रकोप को प्राप्त होकर दोष अपने अपने स्थानों से अन्य स्थानों की ओर गमन करने लगते हैं। ये एक बता दिया। दूसरा बता रहे हैं, इन्होंने उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है कि जिस प्रकार जलाशय में जल का अत्यधिक संचय हो जाता है तो जलाशय के बांध को तोड़कर दूसरी ओर स्थित संचित जल के मिलकर चारों ओर बहने लगता है, उसी प्रकार दोष अत्यधिक संचित और प्रकोपित होकर जब अपने आशय रूप मर्यादाओं को उल्लंघन कर पृथक पृथक अथवा दो या तीन के समूह में अथवा रक्त के साथ मिलकर शरीर में फैलने लगते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जगह अभी बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो डैम फुल हो गया, और डैम फुल होने की वजह से पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा। तो ऐसे ही ना ये सब जगह फैलने लगता है। तो इसकी 15 अवस्थाएं निर्माण हो सकती हैं, वातज, पित्तज, कफज, फिर रक्तज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, वात रक्तज, पित्त रक्तज, कफ रक्तज, वात पित्त रक्तज, वात कफ रक्तज, पित्त कफ रक्तज, वात पित्त कफज और वात पित्त कफ रक्तज। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, वहीं उसी हिसाब से यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत सारे ऐसे दोष फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं। इन प्रसारित दोषों की चिकित्सा करना तृतीय क्रियाकाल है। इस अवस्था में त्रिदोषों के लक्षण इस प्रकार पाए जाते हैं। अब ये मेन सिम्टम बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन ये मेन है। जैसे वात की वजह से आटोप हो जाता है, पेट में गुड़ 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 होगा, फिर विमार गमन होगा, वायु का जो नॉर्मल गति है, जैसे अपान वायु का नॉर्मल गति है, वो वहां से ना निकल के विमार गमन होगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो उससे कभी कभी आधमान हो जाएगा, कभी उदावर्त हो जाएगा, या वायु विमार गमन करने से अलग अलग व्याधियां जैसे कि हिक्का कर देगा या फिर श्वास कस कर देगा, विमार गमन होता है। ये हो गया क्योंकि दोष जो है इतना ज्यादा बढ़ गए हैं, हेतु सेवन इतना ज्यादा, कोई वेगों का धारण कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो संचय अवस्था है, प्रकोप की अवस्था है, फिर विमार, फिर वहां पे प्रसर होने लगता है, फैलने लगता है। जैसे इन्होंने बताया कि मध्य का बताया कि अगर आपने किण्व डाला, यीस्ट डाला, जिसको हम यीस्ट बोलते हैं, YEAST, यीस्ट डाला और उसके बाद में चावल डाला और पानी डाल दिया, और तो वो फर्मेंटेशन होके बाहर गिरने लगता है। आप लोग कभी दूध को आप एक गिलास में भर के रखिए और रात भर रखिए, और उसके बाद में दूध फट जाता है, वो भी दूध बाहर, मतलब रखे रहिए 2-3 दिन, तो दूध भी बाहर आके निकलने लगता है। कोई भी चीज ना जब फर्मेंटेशन होता है तो बाहर गिरने लगता है। उसी तरह से दोष भी प्रकोपित होते हैं। इसी तरह से बाढ़ का बताया कि बांध से पानी जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वो प्रसर होने लगता है। इसी तरह से वायु का आटोप और विमार्गमन। पित्त अगर बहुत ज्यादा संचय हुआ, उसके बाद में प्रकोप हुआ, उसके बाद में प्रसर जब आता है तो ओश और चोष होगा, मतलब बर्निंग सेंसेशन होगा, आंखों में, इंद्रियों में होगा, उसको चोष बोलते हैं, और ऐसे नॉर्मल होगा तो ओश होगा। फिर परिदाह, बर्निंग सेंसेशन होगा, धूम, ऐसे लगता है कि धुआं निकल रहा है इतना। आप लोगों ने कभी लाल मिर्ची पाउडर खाया होगा, लाल मिर्ची पाउडर बहुत ज्यादा अगर मिर्ची डल गया पानी पूरी या गोलगप्पों में हो गया, तो उससे क्या होता है कि ऐसा लगता है कान से धुआं निकल रहा है, मुंह से धुआं, ऐसे धूमायन ऐसा प्रतीति होता है पित्त के प्रकोप से। इसी तरह से कफ का अगर होता है तो कफ का अगर प्रसरावस्था आ जाती है तो क्या होता है, अरोचक, अरुचि उत्पन्न हो जाती है, अविपाक होता है,
क्योंकि मधुर अवस्था पाक जब हो रहे, वो गड़बड़ा रहे, कफ वहां पे विकृत हो रहा है, क्लेदक कफ ज्यादा बन रहे, तो अविपाक, खाना खाया पिया हुआ पचता ही नहीं है। कल के एक पेशेंट में हमने देखा था, कोई पेशेंट लाए थे, उनको अरुचि बहुत ज्यादा था। श्वेता मैम लाई थी ना कल, श्वेता अत्तर वाला मैम, वो बोल रही थी कि पेशेंट को कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है और बहुत ज्यादा उल्टी आ रहा है बार बार, तो उल्टी रोकने के लिए क्या देना चाहिए? तो ये उनका कफ का प्रसरा अवस्था है। ऐसे ही पेशेंट देख के हमें समझ आता है। और यहाँ पे छर्दी भी लिखा है, अंग साध भी है, अविपाक भी है, अरोचक भी है। यहाँ कफ इतना ज्यादा बढ़ गया, इसलिए मैंने उनको, हम लोगों ने क्या चिकित्सा बताया था कि आप त्रिकटु दीजिए, आप त्रिभुवन कीर्ति दीजिए, चाटन के लिए दीजिए, फिर उसके बाद में नींबू दीजिए, मतलब अरुचि हटाइए, ऐसा हम लोगों ने बोला था। तो यहाँ पे यही है कि अरोचक होता है, अविपाक होता है, अंग साध होता है और छर्दी होता है। फिर इसके बाद में और इन्होंने बोला है सुश्रुत संहिता में कि कृष्णे अर्ध अवयवे वापि यत्रांगे कुपितो भृशम दोषो विकारम नभसी मेघव तत्र वर्षति नात्यर्थम कुपितश्चापि लीनो मार्गेषु तिष्ठति निष्प्रत्यनिका कालेन हेतुम मासाद्य कुप्यति तत्र वायो पित्त स्थानगतस्य पित्तवत प्रतिकारः पित्तस्य कफ स्थानगतस्य कफवत कफस्य च वात स्थानगतस्य वातवत एष क्रिया विभागः। सुश्रुत सूत्र स्थान 21 चैप्टर में 31 नंबर का श्लोक। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार आसमान में वायु से वहन होते हुए कृष्ण मेघ, काले मेघ जो है जब अधिक मात्रा में होते हैं वहां पर बारिश होने लगती है, उसी प्रकार वात दोष से प्रेरित कुपित दोष जब पूरे शरीर में, अर्धांग में, जहां पर भी अधिक मात्रा में होते हैं वहां पर व्याधि उत्पन्न कर देते हैं। ये एकदम कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है। आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड के बहुत जगह पे बादल फट जाता है और इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, उसका क्या प्रयोजन होता है, क्यों होता है? वो यही चीज रहता है कि बहुत ज्यादा वो ओवरलोडेड हो जाता है बादल, तो वो फिर क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। उस टाइम, उस साल वो केदारनाथ में भी बादल फटा था और काली नदी ऐसे आई और पूरा केदारनाथ को पूरा तहस नहस कर दिया, मंदिर को छोड़ के। वो भी मंदिर भी चला जाता, लेकिन एक भीष्मशिला आ गई, भीमशिला, उसने बचा दिया। तो ये इसी तरह से दोष इतने ज्यादा प्रकोपित हो जाते हैं तो पूरे शरीर में, अर्धांग में अधिक मात्रा में होते हैं और वहां पर व्याधि उत्पन्न कर देते हैं। अगर दोष अधिक कुपित नहीं होते हैं तो लीन अवस्था में स्त्रोतों में रहते हैं। ये लीन अवस्था जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीन अवस्था मतलब डीपली एनरूटेड, स्त्रोतों में जमा है, उनको निकालना बहुत जरूरी है। अगर नहीं निकालेंगे तो वो व्याधि बहुत धीरे 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 बढ़ते जाता है। जैसे कि वात रक्त में, वात और रक्त है ना, लीन अवस्था में ज्वाइंट्स में चला जाता है, लीन अवस्था में रहते हैं। उसी तरह से जो क्रॉनिक अस्थमा रहता है, सालों साल, 20-20 साल से अस्थमा है, वहां पर भी महा स्त्रोत, मतलब प्राणव स्त्रोत में लीन अवस्था में कफ दोष स्त्यान होके ऐसे जमा रहता है, तो इसलिए हमें शोधन करना पड़ता है। इस अवस्था में विकृति तत्काल व्यक्त नहीं होती है जब लीनावस्था में रहते हैं। दोष इतने प्रकोपित नहीं है तो इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन प्रकोपक कारणों की सहायता मिलते ही ये लीन दोष भी प्रसारित होकर रोग उत्पन्न कर देते हैं। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे ही हमारे पास पेशेंट आते हैं, ऐसे ही। इसके अलावा आयुर्वेद है ही नहीं, यही बेसिक आयुर्वेद है। इसके बाद में बोल रहे हैं इस अवस्था में आवश्यकता अनुसार, ये लीनावस्था की बात बोल रहे हैं, जब दोष प्रसारित होकर रोग उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसमें संशोधन और संशमन, इन दोनों ही उपक्रमों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वात के लिए बस्ती देना पड़ता है और अनुलोमन द्रव्यों का उपयोग करना पड़ता है। पित्त के लिए विरेचन देना पड़ता है, रक्त शोधक द्रव्यों का उपयोग करना पड़ता है। दोष दुष्य जो रहता है ना संबंध, आशय संबंध, तो पित्त और रक्त का आशय संबंध है। वात को निकालना है तो बस्ती देना है, नहीं तो अनुलोमन करके अपान वायु को निकालना है। पित्त के लिए विरेचन करना है, नहीं तो रक्त, पित्त और रक्त आशय संबंध से, तो इसलिए रक्त शोधक द्रव्य देंगे तो अपना पित्त भी शमन हो जाएगा। कफ के लिए वमन देना है, और कफ जो है वह क्या, क्योंकि अगर कफ रहता है तो अविपाक, अरोचक, अंग साध, ये ऊपर बताया ना, अंग साध और छर्दी करता है, तो इसलिए दीपन पाचन द्रव्यों का उपयोग करना है। इसलिए कल हम श्वेता मैम को भी यही सब द्रव्य बता रहे थे, आपको दीपन पाचन देना है। थोड़ा लंघन कराइए, यूज दीजिए, अरुचि को दूर करिए, फिर स्टेप बाय स्टेप जाइए। तो मैं, आप लोगों ने देखा होगा मैंने कल क्या बताया था, त्रिभुवन कीर्ति दीजिए, आरोग्य वर्धनी दीजिए, त्रिकटु चूर्ण दीजिए, दीपन पाचन द्रव्य देंगे तो कफ अपने आप शमन हो जाएगा, कफ बैलेंस हो जाएगा, तो पेशेंट का फिर भूख लगने लगेगा। अब ये चतुर्थ क्रियाकाल हम बाद में पढ़ेंगे, स्थान संशय वाला। अभी जो मैंने बताया ये आप लोगों ने भी पढ़ा है, बीएमएस के हर बच्चे को ये पढ़ाया जाता है। तो आप लोग भी कुछ बोलिए, मैं आप लोग को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, कोई भी बोल सकता है, जो बोला है उसी को रिपीट करना है, ताकि इससे सभी लोगों का और भी ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। शशि मैम, आप बोलना चाहेंगी? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर।
हाँ, आप बोलिए प्रसर फिर अवस्था का मैं- मतलब तो ये हो गया ना कि दोष जब संचय और प्रकोप अवस्था को गेन कर लिया, मतलब अपने हेतुओं से दोषों का संचय हुआ, जी या ऋतुओं के हिसाब से दोषों का संचय हुआ, फिर हाँ संचय होने के बाद में फिर और ज्यादा जब वो बढ़ गए तो वो प्रकोपावस्था में आए। और प्रसर का मतलब तो होता है ना कि इतना ज्यादा वो संचय हो गए कि और जगह फैलना शुरू कर दिया है। बराबर। हाँ और जब और जगह फैलना शुरू कर देंगे तो जहां पर भी फैल करके जाएंगे वहां पर अपने मतलब या तो कह सकते हैं कि व्याधि के पूर्व रूप को प्रकट करना शुरू कर देंगे, जी है ना। जी, आपने ये सही। वाला भी मुझे याद नहीं रह गया, कॉलेज टाइम में पढ़ा था कि किस अवस्था में पूर्व रूप आते हैं, किस अवस्था में रूप आते हैं। पूर्व रूप की अवस्था आगे आ रही है, प्रसर होने के बाद हम देखेंगे ना, स्थान संचय होता है, फिर व्यक्ति और भेद, जो व्यक्ति भेद है वहां पे पूर्व रूप आती है, आगे आएगा अभी। ये अभी प्रसर अच्छा, तक रुकिए, प्रसर में ही चर्चा करते हैं। मतलब प्रसर में ये हुआ कि वो ज्यादा अमाउंट में बढ़ गए हैं, मात्रा में ज्यादा कुपित हो हाँ चुके हैं, तो बढ़ने के बाद में वो थोड़ा थोड़ा फैलना भी शुरू कर दिए। जैसे हाँ मान लीजिए सिंपल सी एग्जांपल देते हैं कि दाल अगर पतीले में पकाते हैं, और कुकर वाला नहीं, सिस्टम में नॉर्मल पतीले में उसको ढक दिया, तो जब वो गर्म होता है तो उसके बाद वो फिर ढक्कन निकलता है और वो बाहर निकलना चाहता है। यही बराबर। चीज हुआ प्रसर का। ये हमने पढ़ा है ना, फिजियोलॉजी में पढ़ा है हम सबने, कि हम हम्म जो चावल पकाते थे पानी डाल हम्म। के, तो वो हाँ जी, हाँ जी। उधन जो रहता था वैसे ऊपर ऊपर उछलने लगता था। हाँ, चावल हो दाल हो कुछ भी हो, जब उसका आता है बाहर तो आना शुरू होता है, तो ये हो गया प्रसर अवस्था, है ना। हाँ, अभी तो कि प्रेशर मतलब कुकर का अपने जमाना है, प्रेशर कुकर का जमाना है, तो हम लोग ये लोग नए डॉक्टर नहीं देख पाएंगे, पहले के जमाने अच्छा, में वैसे ही बनता था खाना। हाँ नहीं, अभी भी दाल हम वैसे ही पकाते हैं कि पहले शुरुआत में निकाल लिया उसका जो भी झाग वगैरह बनता है, फ्रॉथ वगैरह, तो उसको शुरुआत में सिंपल ढक्कन से ढकते हैं, तो हम्म फ्रॉथ निकालने के बाद फिर तब कुकर की सीटी लगाते हैं, मतलब हम्म। तो उसमें भी दिखाई देता है। और अगर चावल को पतीले में पकाया जाए, इसका मतलब यह हुआ कि चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो अपने जगह से निकलने की कोशिश करने लगी। बराबर। यहाँ पर हेतु सेवन भी इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि बॉडी अब बोल रही है बस, अब तो ये निकलना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रकोप अवस्था में सिर्फ उन्होंने कहा था शोधन के लिए बोला था, हाँ, और प्रसर अवस्था में उन्होंने शोधन और शमन दोनों के लिए बोल दिया। शमन ये बोला है कि जब दोष बढ़ रहे हैं लेकिन लीनावस्था में है, तब यहाँ हम्म पे शमन दे। अगर उसको प्रकोपित कारण मिलके बढ़ रहा है तब आप शोधन दीजिए, नहीं तो शमन से काम चल सकता है। अब अस्थमा के पेशेंट आते हैं तो हम हर हाँ समय वमन 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 तो नहीं कराते हैं, हम हाँ श्वास जी, हाँ जी, रोकने वाली भी दवाइयां देते हैं ना, शमन हाँ दवाइयां। जी, हाँ जी, जब हाँ ज्यादा जी सर, उसमें बढ़ जाता है तब वमन कराते हैं। जी सर। हाँ सर नमस्कार। हाँ, प्रणाम सर, जी बताइए सर। सर। सर हम कैसे जज करेंगे कि यहाँ समन देना है और यहाँ शोधन करना है? सिम्टम्स देखिए, अगर हुरलास बहुत ज्यादा हो रहा है, जी इतना ज्यादा हुरलास हो रहा है और उल्टी आ रहा है, तो हम उल्टी ही करा ही देंगे ना कि निकल ही जाए। अगर हम जी मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं तो हम उसको दबा देंगे, हम ऐसी दवाई देंगे जैसे मयूर पिच्चामशी, त्रिफलामशी, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, ये सब देके हम दबाने की कोशिश करेंगे। अगर ये सबसे भी नहीं हो रहा है तो अब तो हमें शोधन ही करना पड़ेगा। जी सर, थैंक यू कंचन मैम, आप कुछ बताइए। सर। अभी संचय और प्रसर काल में तो कोई साइन सिम्टम नहीं मिलेगा पेशेंट को? अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा मिलता है, इसमें मिलता है ना, ये जो बोल रहे हैं ना कि अ, दोष अपने जगह से बढ़ के फैल रहे हैं, आटोप होगा, विमार्गमन होगा, ओष चोष परिदाह धूम, ये सब आते हैं ना। सर हाँ, सर मैं डॉक्टर माधुरी बोल सर, मतलब प्रसर अवस्था मतलब कोष्ठगत दोष व शाखागत हो गई, मार्गगम हम प्रसर। केवल कोष्ठ और शाखा के हिसाब से एक हद तक ठीक है कि कोष्ठ से शाखागत हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन शाखा वाले रोगों का क्या करेंगे आप? जैसे कि सर, अगर प्रसर शाखा में में कुछ नहीं लोग, शोधन वही और होगा शमन ना, दोनों कर। एक मैं सर मैं हाँ बोलूं सर। बोलिए, एक मिनट एक मिनट, एक एक करके, आरती मैम रुकिए आप। सर मतलब मिथ्याहार अगर ज्यादा करते रहेंगे तो संचय अवस्था के दोष बढ़कर प्रसर पा मतलब वो प्रकोप दूसरी होंगे, जगह फिर जाएंगे, प्रसर, बाहर आएंगे ना, वो शाखागत भी जाएंगे ना, धातु में जाएंगे, शाखागत भी होंगे, सब जगह फैलेंगे, सब हाँ जगह। फैलेंगे, और फिर वो धातु की विकृति करेंगे क्योंकि बराबर। अग्निमांद्य आहार रस अच्छा नहीं बन रहा है। हाँ, वो जो अपाचित मतलब विकृत आहार रस है, वो धातु में रस धातु वाला वो सब जगह फैला रहा है ना, वो जो आहार बराबर रस है, बराबर। तो उसी से वो फिर आगे की धातु भी हाँ, खराब हो गई। लेकिन मतलब तो थोड़ा सा ऐसा हम कंसाइज करके ऐसा भी समझते हैं कि अभी व्याधि नहीं हुआ है, पूर्ण रूप हाँ नहीं है और रूप नहीं है, यहाँ पे हाँ, दोष बढ़े हुए हैं, इम्बैलेंस है, नहीं व्याधि। नहीं सर, अभी स्थान संचय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रसरण पा रहा है, पर प्रसरण में ये होगा सर, धातु तो हो गए ना विकृत,
हाँ, दोष बोलो। दूषित होके ना अभी फैलना हाँ, शुरू हुए हैं, सिम्टम दिखना फैलना। लग रहा है कि अविपाक हो रहा है, छर्दी हो रहा है, यहाँ पे सिम्टम्स दिखना शुरू हो रहे हैं, इस टाइम पे चिकित्सा कर लिया तो पेशेंट ठीक। बराबर है। तो धातु विकृति सर होगी सर प्रसरण में भी, एक एक प्रसरण के बाद स्थान संशय होगा, एग्जाम संशय, पे हाँ, स्थान संशय करके बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद होगा व्यक्ति, फिर भेद होगा, व्यक्ति होगा। देखिए। ओके ओके ओके। कितना सही है ना हाँ एनालिसिस। सर। हाँ, अब आरती मैम आप बोलिए, फिर कंचन मैम आप बोलिए। सर इसमें प्रसर में हमें शोधन और शमन दोनों से ही जैसे भी करके उसको रोकना है। रोकना नहीं है, हमें निकाल देना है, अगर शोधन की जरूरत है तो शुद्ध कर देना है बॉडी को। ओके, तो हमें इसमें प्रसर में शोधन करना है। दो अवस्था बताइए ना, दो स्टेजेस बताइए, अगर बहुत ज्यादा दोष प्रसार अवस्था में बहुत ज्यादा सिम्टम दिख रहे हैं तो इसमें शोधन करके साफ कर दे बॉडी को। और दूसरा, अगर लीनावस्था है, वहां पे दोष प्रकोपित नहीं है, व्यक्त नहीं हो रहे, इतना ज्यादा सिम्टम नहीं आ रहे हैं, प्रकोपक कारणों से हो रहे हैं, लीन हो रहे हैं, तब शमन दे। जैसे कि आप श्वास के पेशेंट आते हैं, कास के पेशेंट आते हैं, तो हर बार पकड़ पकड़ के उनको उल्टी कराते हैं क्या? नहीं कराते हैं ना। हम लोग कुछ दिन तक शमन भी देते हैं, दीपन पाचन और शमन देते हैं, श्वास कुठार, बहुत श्वास। अच्छा क्लियर हो गया, थैंक यू, बहुत अच्छा क्लियर। हाँ। अब कंचन मैम, शशि मैम कुछ बोलिए आप लोग। हाँ जी सर, मैं वही कह रही थी, यहाँ पर एक्चुअली दोष मतलब दूषित हुए हैं, अभी उन्होंने धातुओं में मतलब उस तरीके से नहीं दूषित किया। नहीं किया। दूसरी बात है कि यहाँ पर किसी भी डिसीज का पर्टिकुलर नाम नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ ये बोल सकते हैं कि वात पित्त कफ के ये क्योंकि लक्षण प्रकट हुए हैं बस, हाँ है ना। हाँ, जी सर। व्याधि पूर्व रूप और रूप नहीं आए हैं। हाँ मतलब अभी कोई पर्टिकुलर साइन नहीं है कि जिसके बेसिस पर कहते हैं हाँ यही बीमारी है। हाँ, इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ग्रहणी रोग हो गया है या विसर्ग हो गया है, कोई व्याधि नहीं आता है अभी। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। और कौन बोलेगा? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, आप बताइए, पेशेंट के हिसाब से आप इतना पेशेंट देखते सर हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन था ना कि यहाँ पे प्रसर में क्या अवस्था हो रही है, तो मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आया। जैसे कि एक लकड़ा अगर है, उस पे हम एक रूम में पड़ा हुआ है और हम बहुत सारा पानी उसके ऊपर डाल देते हैं, मतलब वो पानी उस दिन वो लकड़े को कुछ नहीं करेगा, पर धीरे धीरे अगर वो पानी वैसे ही पड़ा रहा तो फिर वो लकड़ा खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेम कंडीशन मुझे लग रहा है ये प्रसर अवस्था में होती है, जैसे कि खाली दोष बहुत सारे संचित हुए हैं और वो जो स्वस्थान से निकल के, जैसे आपने एक एग्जांपल और दिया था, जैसे जलाशय में बहुत सारा पानी संचित हो जाता है, जैसे बारिश की वजह से सॉरी, बारिश की वजह से अभी जैसे डैम में बहुत पानी भर गया है, तो वो जैसे बाहर निकलना ओवरफ्लो होने स्टार्ट लगता करेगा, है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो जाता है। तो जैसे वैसे ही यहाँ पे ओवरफ्लो होना स्टार्ट होता है, बस वो पूरे स्रोतों में जाएंगे पर वहां पे खराबी नहीं करेंगे। वो जो होगा वो फोर्थ स्टेज में होगा शायद, मतलब चौथी आगे अवस्था में। चौथी में होगा। हाँ हाँ मतलब जो लकड़ा है वो खराब नहीं होगा, वो जैसे 3-4 दिन जाएंगे उस पे तो फिर वो थोड़ा थोड़ा लेयर खराब होना स्टार्ट होगा, तो वैसे ही बाकी स्रोतों का और धातुओं का रहेगा। बराबर, ठीक। ठीक है। अभी और कौन बोलना चाहते हैं? वैद्य कविता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकती हैं। नमस्कार सर, मुझे इसमें डाउट था, मुझे ये पूछना था कि जैसे अरुचि आप कहाँ उल्लास से बोल रही हैं? है। कृपया कृपया बताइए। सर मैं हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड हूँ, अभी CCRS में एज ए रिसर्च ऑफिसर वर्क कर रही हूँ। बहुत बढ़िया मैम। हाँ जी। और सर इसमें जैसे अरुचि है, हृल्लास है, परिदाह है, आटोप है, तो ये सारे जो लक्षण दिए ये तो कई बार पूर्व रूप की अवस्था में मतलब चतुर्थ क्रिया काल में भी हाँ, आने देखने को दीजिए, मिलते हैं। आने दीजिए ना। व्याधि तो ना बोलेंगे कि इसको छर्दी बीमारी ही हो गई है या इसको कोई और बड़ी बीमारी हो गई है, हम इसको व्याधि का डेफिनेशन नहीं देते ना, ये एक सिम्टम के टाइम पे। जैसे सर कोई पेशेंट्स आते हैं उनमें तो सिर्फ अरुचि ही होती है, तो होने लेकिन दीजिए ना, वो तृतीय काल में है तो आप अरुचि के शमन चिकित्सा दे दीजिए या शोधन दे दीजिए, बराबर है ना आपका। मतलब सर क्लियर कट हम इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि अभी हम इसको, आप अरुचि है, ये कोई बीमारी कहीं लिखा है क्या? चरक संहिता में लिखा है कि अरुचि कोई बीमारी है? सर अरोचक को कहाँ है बीमारी, सर माधव मुझे निजामकर रेफरेंस। ने बोला है, लेकिन चरक संहिता में हाँ नहीं बोला है अरोचक। हाँ जी। हाँ,
चरक सुश्रुत वाग्भट में कहीं पर भी अरोचक व्याधि नहीं बोला है। हाँ जी, हाँ जी। अविपाक है उसका कहीं व्याधि है क्या? अंगसात को व्याधि बोला है? ये सब सिम्टम्स रहते हैं उस टाइम। जी सर। सर नमस्कार सर। सर एक चीज पूछनी थी मुझे इसमें बस, हाँ कि इसमें जो इन्होंने ये 15 अवस्थाएं कही हैं सर, हाँ। इसमें इन्होंने वातज, पित्तज, कफज और एक रक्तज, तो ये क्या इसमें इन्होंने रक्त को दोष माना है नहीं, या रक्त को मतलब दोष इसको नहीं रक्त माना को है, इसमें काउंट, हाँ इसमें, लेकिन इसमें सिर्फ रक्त को ही उन्होंने क्योंकि इंक्लूड रक्त किया है। के वजह से ही हो रहा है। सुश्रुत संहिता में पूरा सुश्रुत संहिता में अब रक्त को इतनी प्रधानता दी गई है। सुश्रुताचार्य जी ने रक्त को माना है, लेकिन वो दृश्य ही है। सभी ऑर्गन निर्मित में रक्त है ही सर। हाँ, रक्त फेन फुफ्फुसा, रक्त हाँ। प्रभव फुफ्फुसा, और फिर रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क। तो रक्त तो इम्पोर्टेंट है ही है ना। तो इन्होंने सिर्फ रक्त धातु को इसमें दोष में जोड़ के इन्होंने 15 अवस्थाएं बताई है ना सर। बराबर। बिना रक्त के तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। अगर दोष भी दुष्ट हो रहे हैं तो रक्त के साथ में ही होंगे वहाँ पे। और सर जो प्रेशर हो रहा है वो भी रक्त में ही हो रहा है सारी जगह। लेट हो रहे हैं। हाँ, इस पे और रिसर्च करना चाहिए कि और कैसे होता है ये सब, कैसी संप्राप्तियां बनती है 15 रूप में, किस तरह से प्रसर हो रहा है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। जैसे सर एक इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे आम बात का पेशेंट आता है, स्टार्टिंग जब भी हम उसका हिस्ट्री लेते हैं, जो स्टार्टिंग में संप्राप्ति बनती है, पेशेंट को ऐसा शुरू होता है कि उसको भूख नहीं लगती है और फिर भी वो खाना खाते जाता है, तो वो हेतु कलेक्ट करता जाता है और धीरे धीरे उसको ऐसा होना शुरू हो जाता है कि उसके जैसे सभी पॉइंट्स में हल्का हल्का सा पेन होना शुरू हो जाता है। तो अभी मतलब प्रॉपर हम उसको आम बात में नहीं करेंगे चेक, मतलब वो सब कुछ नहीं होता, बस उसमें ये हाँ, पहले फीवर आना शुरू होता है। हाँ, मतलब उसमें ऐसे सिर्फ आम के लक्षण आने शुरू होते हैं जब स्टार्ट होता है। मतलब जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं, हमें हमेशा उसकी हिस्ट्री के बैक में कहीं ना कहीं फीवर मिलता है, उसको फीवर होता है या आम के लक्षण मेन मिलने क्या है शुरू कि हो जाते हैं। हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो वो प्रसरावस्था में तो कोई आता नहीं है हमारे पास। मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कब आते हैं पेशेंट? जब उनका पूरा व्याधि क्रॉनिक हो जाता है और फीवर मतलब बहुत क्रॉनिक हो जाता है, फिर ही आते हैं। तो हमें जब हिस्ट्री बैक शुरू बोलते हैं कि शुरू कैसे हो, तो वो यही सिम्टम बताते हैं कि ऐसे हुआ ऐसा हुआ, तो वो सारे लक्षण वो दोष के ही लक्षण रहते हैं, दोष और आम अवस्था के। हाँ, लेकिन हमें हिम्मत भी नहीं हारनी चाहिए। जब शुरुआत हो रही है और हमारे आसपास कोई पेशेंट आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि देखो आपको ये आमबात होने की तरफ जा रहा है, आपको ये क्रॉनिक ये हो रहा है। जैसे अभी क्या है कि लोगों को हाइपर एसिडिटी हो रही है ना, जलन हो रही है, तो लोग क्या करते हैं एंटासिड खाते हैं, पेंटाप्रेजोल, ओमेप्रेजोल, रेनिटिडिन, एंटासिड, ये सब खाते रहते हैं। तो हम उनको बोल सकते हैं ना आपको आगे ये बीमारी हो सकता है, विसर्प हो सकता है, कुष्ठ हो सकता है, आपको ग्रहणी हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज हो सकता है। हम उसको सावधान तो कर सकते हैं। जी सर, बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको अम्ल पित्त के बाद ही शीत पित्त शुरू होता है। हाँ, तो हम बोल सकते हैं ना, इसलिए मतलब तो प्रेशर अवस्था को और एनालिसिस जी। और डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या कि आप पहले से ही डायग्नोज कर लिया कि आपने बता दिया कि ये बीमारी होने वाला है? मनोज कुमार जी कुछ बोलिए आप लोग। सब बड़े बड़े डॉक्टर हैं यहाँ पे आयुष दर्पण पे, सब प्रैक्टिशनर हैं। डॉक्टर लक्ष्मी जी, आपके पास तो बहुत पेशेंट आते होंगे प्रसरावस्था में। लक्ष्मी जी, पूजा मैम। सर एक और केस है इसी में, जैसे हम वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में देते हैं, उसमें भी ऐसे ही होता है कि पेशेंट को अम्ल पित्त से शुरू होता है और धीरे धीरे अम्ल पित्त के बाद उसको कई पेशेंट्स को ऐसा होता है कि पित्त ही बढ़ता जाता है और वो रक्त को दूषित करते हुए शीत पित्त या कोई ना कोई क्षुद्र कुष्ठ होता है और उसके बाद ही उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। और मैंने बहुत सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट में देखा है कि उनको रक्तज दृष्टि कोई ना कोई जरूर होती है साथ में। रक्तज दृष्टि होती है, कभी कभी आम रहता है उनमें, बहुत ज्यादा आम संचिति होती है, कुछ ना फिर उसके बाद हाँ धीरे धीरे उनको रक्त तो आता ही है और साथ में पहले स्टार्टिंग में आम ही आना शुरू होता है। हाँ, देखिए शशि मैम कितनी अच्छी हैं, इन्होंने कंचन मैम को कहा कि आप मुलेठी को च्यू करिए, मैम बोल नहीं पा रही थी ना। ये होता है प्यार,
थैंक यू मैम। एक्चुअली वो मैंने जस्ट खाना खाया था ना, तो इसलिए वो ये थोड़ा होता सा है गला असली हो रहा है। प्यार। थैंक यू क्या मैम, थैंक यू सो मच। जी, वेलकम। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल दे, ये मत बोलिए कि हमने पेशेंट नहीं देखे। इतिश्री मैम आप बोलिए, मैम आपका बहुत अच्छा नॉलेज है। इतिश्री मैम, साहू मैम, कुछ बोल दीजिए आप भी, 2 शब्द बोलिए आपको कुछ बोलना है तो। हाँ हेलो। हाँ जी, आप कुछ बोलिए, आपने कुछ पेशेंट देखे हैं तो आप बताइए। मैं अभी जस्ट ज्वाइन हूँ सर, मैंने पूरा सब सुना ऐसे नहीं ही आपका, करते हैं, कुछ बोलिए, डिस्कस करना है ना। लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है पंचभौतिक का, और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने काफी मेरे जो फ्रेंड्स करते हैं पंचभौतिक चिकित्सा, उनसे सुना है। जी, इतिश्री मैम आप कुछ बोलिए। मैम डॉक्टर रमेश गौतम जी आप तो कुछ बोलिए सर। आपको असली में यहाँ पर ही नहीं बोलना है, आपको तो पूरे पेशेंट को भी समझाना है ये सब चीजें। किसी को बोलना है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा अवस्था क्रियाकाल पढ़ते हैं। ये सबसे मेन है, ये पूर्व रूपावस्था रहती है। इसमें हमें ज्यादा पूर्व रूपावस्था में पेशेंट दिखने को मिल जाते हैं। तो यह चतुर्थ क्रियाकाल स्थान संशय की अवस्था। किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं, मैं सभी को चांस देता हूं बोलने के लिए। स्थान संशय का है कि अत ऊर्ध्वम स्थान संशयम वक्ष्यामः एवं प्रकुपिता तान्य शरीर प्रदेशनागम्य तास्तन व्याधिन जनयन्ति ते यदोदर सन्निवेशम कुर्वन्ति तदा गुल्म विद्रधि उदराग्नि संगानाः विसूचिका अतिसार प्रभृति जनयन्ति बस्तिगताः प्रमेह आश्मरी मूत्राघात मूत्रदोष प्रभृतिन। मतलब जहां जहां पे दोष जा रहे हैं, कौन कौन से व्याधियां कर रहे हैं। मेड्रगता निरुद्ध प्रकशोपदंश शुक दोष प्रभृतिन गुदगता भगंधरार्षः प्रभृतिन वृषणगता वृद्धि ऊर्ध्वजत्रुगता स्तूर्ध्वाजान त्वंगनंस शोणितस्थाः शुद्ररोगान् कुष्ठानि विसर्पांश मेधोगता ग्रंथ्यापचि अर्बुद गलगंडालजी प्रभृतिन सर्वांगगता सर्व ज्वर सर्वांग रोग प्रभृतिन तेषामेवमभि सन्निविष्टानां पूर्वरूप प्रादुर्भावः तम प्रतिरोगम वक्ष्यामः तत्र पूर्वरूप गतेषु चतुर्थः क्रियाकालः। सूत्र स्थान 21 चैप्टर में 33 नंबर का श्लोक। इसमें बोल रहे हैं कि स्थान संशय अवस्था में किए जाने वाली चिकित्सा को चतुर्थ क्रियाकाल कहते हैं। इस अवस्था में दोष और दूष्य सम्मूर्छित होते हैं। दोष अपने प्रकोपक कारणों से दुष्ट होकर धातु उपधातु और मलों को दूषित करते हैं। अब ये देखिए आगे बढ़ रहे हैं दोष प्रसरावस्था में, जैसे कि नदी में बांध जो है, बांध से पानी निकल गया, अब ये अपना लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके अब ये जाके सब जगह गाँव में, सब जगह मतलब खेत खलिहान में जाने लग रहे हैं। तो इसी तरह से दोष दुष्ट होकर धातुओं में जा रहे हैं, उपधातुओं में जा रहे हैं, मलों में जा रहे हैं। मतलब अब ये अवस्था है, यहाँ पे शाखागत हो रहे हैं ये सब दोष। इसलिए इन शारीरिक घटकों को दुष्य कहा जाता है। इस अवस्था में दूषित परिक्रमणशील दोष ऐसे दुष्यों में जाकर सम्मूर्छित होते हैं। यहाँ पे दोष दुष्य सम्मूर्छना हो जाती है जहां पहले से स्त्रोतो वैगुण्य है या ख वैगुण्यता विद्यमान है। स्थान संशय अवस्था में व्याधि के पूर्व रूप प्रकट होने लगते हैं। कई बार पूर्व रूप स्पष्ट नहीं होते हैं, इसलिए अधिक कष्टदायक लक्षण की चिकित्सा करनी चाहिए। अभी देखिए पहले क्या होता था कि पंजाब में ये होता था, मतलब आतंकवाद बहुत था। हम लोग बचपन में थे ना, तो 89 तक पंजाब में इतना आतंकवाद था, क्योंकि वहां के जितने भी सिख है ना, उनको माइंड में ब्रेन वॉश किया गया था कि आप लोग ना खालिस्तान बनाइए अलग। तो वहां से पाकिस्तान ऐसे टेररिस्ट भेजता था, और रोज टीवी का जब DD1 होता था उस टाइम पे, नेशनल चैनल एक ही होता था, 89 तक ऐसा होता था कि पाकिस्तान प्रायोजित टेररिस्ट पूरा पंजाब में आते थे। बाद में वहां के पंजाब के जो एक ये थे DIG KPS गिल सर, उन्होंने पूरा पंजाब से पूरा आतंकवाद को हटा दिया। फिर उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, वो गए कश्मीर में गए, वहां के युवाओं को बरगलाया। तो इसी तरह से स्त्रोतो वैगुण्य जहां होगा, ख वैगुण्य होगा, वहीं पे दोष दुष्य सम्मूर्छना होगी। अगर अंदर से अगर हम वीक नहीं होंगे तो व्याधि हो ही नहीं सकता है।
स्त्रोतो वैगुण्यता, ख वैगुण्यता होना एक पहला ये चीज है, वहीं पर ये होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर कश्मीर के सारे लोग संतुष्ट हो जाएं कि भारत से हमें सब कुछ मिल रहा है, तो आतंकवाद होगा ही नहीं, वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे टेररिस्ट को। यहाँ पर सपोर्ट मिलता है इसलिए आतंकवादी इधर घुस जाते हैं, ऐसे है। अब पंजाब में देखिए, पंजाब में थोड़ा आतंकवाद होता है, नहीं होता है, क्योंकि सब चेंज कर दिया गया, माइंडसेट पूरा चेंज हो गया है। इसी तरह से यहाँ पे ख वैगुण्यता का बहुत ज्यादा महत्व है। इसी तरह से आगे देखते हैं, तो प्रकोपित दोष जो रहते हैं उधर में स्थान संशयित होकर, उधर में अगर स्थान संशय हो रहा है तो क्या होगा, इसमें गुल्म व्याधि होगा, विद्रधि होगा, अग्निमांद्यता होगा, उदर होगा, आना होगा, विसूचिका होगा और अतिसार होगा। क्योंकि पेट में उदर पूरा एरिया, एब्डोमेन का जो एरिया है वहां पे ये सारी व्याधियां हो रही है। बस्ती में जा रहे हैं तो वहां पे प्रमेह व्याधि होगा, पूरा जो यूरिनरी सिस्टम जो है वो गड़बड़ा रहा है, तो यहाँ पे प्रमेह व्याधि होगा, अश्मरी होगा, मूत्राघात होगा, मूत्र कृच्छता होगा। यहाँ पे स्थान संशय हो गया, दोष दूष समूर्छना स्टार्ट हो गई है। वृषण में होगा तो वृद्धि होगा, हाइड्रोसिल जैसे कंडीशन हो जाएगा या हर्निएशन होने लगेगा। शिश्न में होगा तो निरुद्ध प्रकश या उपदंश हो जाएगा। उसी तरह से निरुद्ध प्रकश को क्या बोलते हैं, सर्कमसिजन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी, ऑपरेशन को फाइमोसिस बोल। उपदंश को क्या बोलते हैं, गोनोरिया हाँ गोनोरिया बोलते हैं। गुदा में अगर होगा तो भगंदर हो जाएगा, फिस्टुला हो जाएगा, अर्श हेमोराइड्स हो जाएगा। ऊर्ध्व जत्रुगत विभाग में होगा तो नासा, कर्ण और नेत्र से संबंधित विकार हो जाएंगे। जहां जहां ख वैगुण्यता मिलेगा, स्त्रोत वैगुण्यता मिलेगा, वहां पे स्थान संशय होके व्याधि होने लगेगा। त्वचा मांस और रक्त में कुष्ठ होगा और विसर्प हो जाएगा। मेद धातु में ग्रंथि होगा, गलगंड होगा, अस्थि धातु में विद्रधि होगा। हाँ, ये ख वैगुण्यता होने के लिए भी हेतु सेवन जरूरी है, और दोषों को दूषित करके भी वो आना, वो भी अभी जैसे कि दो नदियां मिल रही हैं, गंगा और यमुना मिल रही हैं, तो एक ख वैगुण्यता का भी हेतु किया जा रहा है सेवन, और दोषों को बढ़ा के संचय प्रकोप प्रसर अवस्था में जाके ये आ रहे हैं। ये दोनों मिलने के बाद व्याधि होता है, ये दोनों अवस्था रहते हैं। अस्थि धातु में विद्रधि हो जाएगा, पाद भाग में श्लीपद और वात कंटक हो जाएगा। ऐसे अनेकानेक व्याधि उत्पन्न कर देते हैं। इस पर आप लोग कुछ बोलिए। स्थान संचय वाला कंडीशन, कंचन मैम, शशि मैम कुछ बोलिए आप लोग, या वो लोग बोलिए जो लोग बोलना चाहते हैं। श्वेता मैम आप कुछ बोलेंगी? सर वात कंटक किसको जी कहते हैं? प्रणाम सर। वात कंटक, वात कंटक में पर जो बोलते हैं ना, कैल्केनियस पर। अच्छा, कैल्केनियस पर। आकांक्षा मैम आप बोलिए, आप कुछ बोल रही थी। जी प्रणाम सर। जी सर इसमें जैसे स्थान संशय इसमें बताया, इसका मतलब यहाँ पे व्यक्तावस्था आ गई है, मतलब लक्षण हमको दिखने लगे। व्यक्तावस्था आने वाली है अभी, ये पूर्व रूपावस्था। अच्छा ओके सर, जैसे कि अगर हम जैसे देखते हैं कि जब ज्वर की संप्राप्ति होती है तो जहाँ पे भी मतलब जैसे आम का संचय होने लगा, या आमाशय में जब चीजें मतलब जहाँ दोष एकत्रित होने लगते हैं, तो जो जैसे पूर्व रूपावस्था में जो हमको बताया गया, जैसे आलस्य होना, अर्ति होना, गात्र गौरव होना, तो ये जब ये लक्षण शुरुआत में जब अगर ऐसा पेशेंट आता है जो कई बार ऐसे लक्षण लेके आता है कि जिसमें कि हमको पूरे बॉडी में बॉडेक हो रहा है, किसी काम में मन नहीं रख रहा है, अरुचि हो रही है, या बहुत जम्हाइयां आ रही हैं, तो ऐसा लेके अगर कोई पेशेंट आता है तो इसका मतलब हमको उसको अगर हम अगर देखते हैं शास्त्रोक्त दृष्टि, तो ये कहीं ना कहीं ज्वर के पूर्व रूप में अवस्था में शो करता है। और इसके बाद अगर ये पूर्व रूप अवस्था आ गई, और इसके बाद जिस तरीके का पेशेंट का आहार विहार होगा और जिस वातज पित्तज कफक के अनुसार जैसा फिर इसके आगे जो मतलब आगे जो इसके दोषों का बनेगा, उस हिसाब से फिर वो व्यक्तावस्था उस लक्षणों की आ जाएगी। मतलब अगर वातवर्धक और आहार विहार का उसने सेवन किया तो वो वातज ज्वर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर पित्त से किया तो पित्त के लक्षण उसमें आ जाएंगे, या कफ से लिया तो कफ के लक्षण उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पूर्व रूपावस्था में जैसे हमने ज्वर में अभी देखा, आलस्य है, अर्ति है,
गौरव है, या जुम्भा। जुम्भा एक बहुत ही टिपिकल पूर्व रूप का एक साइन होता है ज्वर में। ठीक उसी प्रकार अगर हम जैसे भगंदर व्याधि या अर्श व्याधि में आते हैं, तो शुरुआत में अगर कई पेशेंट सर ऐसे देखने में मिलते हैं, हमारे पास ओपीडी में आते हैं कि जो अपने मतलब लक्षणों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, और वो शुरुआत में ही बताने के लिए आ जाते हैं कि मैडम हमारा मतलब गैस नीचे से अच्छे से पास नहीं हो पा रहा है, जैसे उनमें हमेशा अवरोध बना रहता है, या भूख नहीं लग रही है मैम, अग्नि मतलब कुछ भी खाओ लेकिन मतलब मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती है। तो ऐसे अगर कहीं पेशेंट आता है, तो हमको कहीं ना कहीं उसमें एक पूर्व रूपावस्था में, या तो उसको पहले अगर ऐसी कोई मतलब सिम्टम हुआ हो, या तो अतिसार वगैरह हुआ है, या तो उसके अकॉर्डिंगली, जैसे ये तीनों हम व्याधि बोलते हैं कि एक दूसरे से मिलती हुई होती हैं इसके अवस्थाएं, तो अगर या तो पास्ट हिस्ट्री अगर कोई ऐसी पेशेंट की हमको मिल रही है, और साथ में अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम वहाँ पे बात का अनुलोमन कर देते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हमको रिजल्ट्स मिल जाता है। और साथ ही अगर हम वात व्याधि की बात करते हैं, तो वात व्याधि में भी सर कई बार जैसे हम लोग गुदरसी के पेशेंट्स देखते हैं सर, जैसे कि अगर हम गुदरसी में देखते हैं और वात व्याधि की बात करें, तो कहीं ना कहीं स्रोतसों में जो लक्षण होते हैं या पूर्व रूपावस्था होती है, वो हमको इसके पहले के जो स्रोतस है, जैसे अगर अस्थिवह स्रोतस में अगर कोई लक्षण हमको मिलने वाला है, मतलब अगर वात व्याधि है तो जैसे अस्थिवह स्रोतस की अगर हम मान रहे हैं, तो उससे पहले जो भी स्रोतस होंगे कहीं ना कहीं उसको इन्वॉल्व होकर वो सिम्टम हमको जरूर दिखते हैं। अगर गुदरसी का पेशेंट हमारे पास आता है, वो अगर हमको बोलता है कि मैडम यहाँ पे हमको पीछे से ही पेन स्टार्ट हो गया, लेकिन उससे पहले अगर हम उसके सिम्टम अगर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्तंभता वहां पे उस लक्षण में आई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अस्थिवह स्रोतस से पहले के जो भी स्रोतस है, वहां पे कहीं ना कहीं वो लक्षण होके वो हमको पूर्व रूपावस्था में स्तंभ मिला है, तब फिर वो आगे जाके संप्राप्ति वो अस्थिवह स्रोतस में जाके फिर कन्वर्ट हुई है। तो ऐसे सर कुछ कुछ लक्षण हमको शुरुआत में देखने के लिए मिल जाते हैं, और हम ट्रीटमेंट अगर देते हैं तो पेशेंट को सर फायदा मिल जाता है। जी सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। हाँ सर, जैसे एक मैम ने, इतिश्री मैम ने पूछा है कि ख वैगुण्य क्या है। तो एक्चुअली ख का मतलब तो होता है आकाश। तो आकाश इसलिए कि जितने हमारी बॉडी में स्रोतस हैं या चाहे चैनल हैं, सब में एक मतलब हॉलो स्पेस है, तो सब में एक आकाश गुण है या आकाश महाभूत है। तो वो आकाश महाभूत कम हो जाता है किसी भी वजह से, या कभी कभी कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि आकाश महाभूत बढ़ भी जाता है। तो जब वैगुण्य का मतलब है चाहे वो बढ़ा या चाहे कम हुआ, तो जैसे कोई भी चैनल है, आर्टरीज हैं, उसके अंदर ही मान लीजिए जगह कम हो जाती तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सारे चैनल्स में जब भी वैगुण्य मतलब आकाश महाभूत की कमी होगी या अधिकता होगी, तो वो बीमारियों को कॉज करेगा। क्योंकि प्रॉपर उससे सही से सोचे तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, या रस रक्त मांस में जो भी जितनी धातुएं हमारे बहनी चाहिए, प्रॉपरली चलनी चाहिए, वो सही से नहीं चल पाती, इस वजह से बीमारियां होती हैं। आपने सब सही बताया। अब आप एग्जाम्पल से बताइए। यहाँ पे बहुत सारी व्याधियां दिख रही हैं आपको स्क्रीन पे। एक भी व्याधि को देख के ख वैगुण्यता कैसे होगा, एक एग्जाम्पल से बता दीजिए, कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए सर, बस्ती में प्रमेह है, तो प्रमेह को हम जानते हैं शुरुआत में कफज व्याधि होती है। तो बस्ती की जो जगह है वहां पर कफ ज्यादा इकट्ठा हो गया, मतलब वहां आकाश महाभूत की कमी हो गई। तो आकाश महाभूत की जब कमी हो जाएगी, तो जो हमारा वहां ब्लड क्या का हो गया, क्यों कमी क्यों हो गया, वहां पे क्या बढ़ गया? वहां पर कफ हमारा बढ़ा है ना, कफ बढ़ा है, मेद दुष्टि है, और जलियांश बढ़ गया है। हाँ। तो ये जब सारी चीजें जो भी हैं उसके मतलब कफ को बढ़ाने वाले चीजें, उनसे जब कफ बढ़ा है या वहां का आकाश महाभूत कम हुआ है, तो किडनी हमारी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी, उसको काम करने के लिए जगह कम मिलेगी। सरफेस एरिया जब कम हो गया तो उसकी इफिकेसी कम हो गई, तो इस वजह से उसने प्रमेह को कॉज किया। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। इसीलिए तो आपका नाम शशि तिवारी है, आप आयुष दर्पण की शशि तिवारी मैम है। इतना अच्छा नाम है आपका, पवित्र नाम है। सर बात रोग में अनुपस्तंभित बात में कैसा होता है ख वैगुण्य? उपस्तंभित बात में आम चला जाता है, वहां पे ख वैगुण्यता देती है, मतलब अवकाश को कवर कर देता है पूरा आकाश को। हाँ सर मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। जैसे कि सर अगर जैसे हम बात करते हैं वात व्याधि की, तो अधिकतर हम देखते हैं जो भी ये वात व्याधि होती है, इसमें दो तरीके से होती है, या तो संतर्पण या तो अपतर्पण। ठीक है, तो जो संतर्पण व्याधि होती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पृथ्वी और आप महाभूत का आधिक्य होने से, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जहाँ पे इसका ये होता है, तो वहां से ये संतर्पण व्याधि के रूप में बनता है।
और अपतर्पण में तेज वायु आकाश ये जो गुण होते हैं उसके कारण ये संप्राप्ति बनती है अपतर्पण की। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं वात व्याधि में, तो अगर किसी मतलब वात व्याधि के लिए अगर हम देखें तो अगर हम आगे पीछे के स्रोतसों का विचार करें, जैसे वात व्याधि में जैसे अगर हम देखें अस्थिवह स्रोतस है, ठीक है, तो अस्थिवह स्रोतस के आगे मेदवह स्रोतस अगर आप देखेंगे और उसके पीछे मज्जावह स्रोतस देखेंगे, तो ये तीनों स्रोतसों का अगर हम चरक में देखते हैं तो इसका मूल स्थान जो होता है कहीं ना कहीं वो एक ही बताया गया है, जिसमें कि वृक्क का मूलम बताया गया है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जैसे मेदवा स्रोतस में भी वृक्क मूल आया, अस्थि में भी मेदो मूलम आया है, तो यानी मेद का मूल जो कि वृक्क है। मज्जावाह स्रोतस में अस्थि मूलम आया है, अस्थि मूल जो कि कहीं ना कहीं इस अस्थि मूल भी मेदो मूल में बताया गया, जिसका मेदो मूल वृक्क मूल बताया गया है मेदवा स्रोतस का। तो अगर इसमें हम कॉमन निकालेंगे तो इसमें वृक्क पे कहीं ना कहीं संप्राप्ति आती है। तो इसलिए जो भी यहाँ पे जो संप्राप्तियां मिलती हैं वो अगर हम देखेंगे तो जब लक्षण शुरुआत होती है तो ये कहीं ना कहीं मांसवाह स्रोतस में अगर आपको कोई लक्षण मिल रहा है पेशेंट का, यानी कि अगर स्तंभता अगर पेशेंट को दिख रही है और वहां पे स्तंभ ये लक्षण दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मतलब स्तंभ यानी स्तंभ से जो वहां का रुक्षता है, मतलब अगर स्तंभ लक्षण हुआ तो रुक्षता कहीं ना कहीं वहां से शुरू हो गई, यानी वात जो है वहां पे वात के जो लक्षण है वो आना शुरू हो गए हैं, जो वात के गुण हैं। तो वहां पे जब ये शुरुआत हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमको लक्षण वो मांस में ही दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो वात के लक्षण है वो हमको ऐसे पूर्व रूपावस्था में दिखते नहीं है। जैसे बताया गया है कि वात विकार में जो लक्षण होते हैं वो मतलब क्या उसको बोलते हैं कि पूर्व रूप नहीं मिलते हैं। कुछ व्याधि है जिसमें पूर्व रूप हमको ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन अगर हम स्रोतसों को के हिसाब से अगर हम चिकित्सा देखते हैं या लक्षण देखते हैं तो हमको मांसवाह स्रोतस में अगर कोई लक्षण मिलते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वहां पे स्तब्धता अगर ये लक्षण आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो वात की शुरुआत है। तो मुझे लग रहा है मैं अभी आपको क्लियर नहीं कर पाई हूँ। मैं आप थोड़ा सा संतर्पण अपतर्पण को पूरा क्लियर नहीं की, मैं उसको पूरा करके फिर मैं भी बताता हूँ। आप जी धातुशय बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, का आकांक्षा मैम का संतर्पण अपतर्पण से बताने का कोशिश करता हूँ। आप लोग देखिए मैं सही बता रहा हूँ कि क्या। अब संतर्पण जन्य व्याधियां जो रहती हैं उसमें पृथ्वी और आप ये ज्यादा बढ़ने लगता है, तो वो संतर्पण करके बृहण होने लगता है, और वो भी विकृत बृहण होके वहां पे ख वैगुण्यता कम होने लगता है। वहां पे क्या होता है, आकाश कम होने लगता है, वायु कम होने लगता है ना, और वहां पे पृथ्वी और जल बढ़ने लगता है। ये संतर्पण जन्य व्याधि होती है। अपतर्पण में क्या होता है कि वायु तेज आकाश ये बढ़ने लगता है और वहां पे पृथ्वी और आप कम होने लगता है, वो अपतर्पण हो गया। बराबर है क्या? जी सर, वही है ना कि पृथ्वी और आप मतलब एक तरीके से समझ लीजिए मतलब जो न्यूट्रिशन का काम अपतर्पण करेंगे। है उसमें वात का क्षय होने शुरू हो गया। कैसे हो गया? कैसे ना कैसे ख वैगुण्यता आ ही गई। हाँ, मतलब उसमें उस तरीके से अगर संतर्पण में स्रोतावरोध हो गया, वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसको जगह ही नहीं मिली, मतलब जो ख वैगुण्य मतलब एक्सेस हो गया। अपतर्पण में वायु का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ गया कि हर स्रोत में वायु बढ़ गई। तब धातुशय हुआ ना सर, वही जब वायु बढ़ गया। सर वही मैं बोल रही हूँ कि वो धातु क्षय हुआ, और जब ये हाँ मतलब धातु क्षय हुआ, और जो संतर्पण हुआ उसमें इतना ज्यादा उसमें स्रोत अवरोध हो गया। हाँ, पृथ्वी और सर एक चीज पूछनी थी। ये चीज हुआ ना एक्चुअली, जैसे कि एक करके सब लोग सही है। सर इसमें अगर मेद धातु में जैसे ये ग्रंथि गलगंड लिखा है, थोड़ा इसका भी क्लियर कर दीजिए। ये नहीं थोड़ा सा अभी करेंगे। शशि मैम आप क्या बोली थी, रजनी मैम क्या बोली थी? एक सर मैं ये चीज पूछना अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए मैम। नहीं आप प्लीज बोलो। हाँ मैम, सर हाँ सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिसमें जितने भी हमने यहाँ पे रोग देखे हैं, तो जैसे ख वैगुण्य सब में हो रहा है, तो क्या हम जितनी भी जो डिजीज होती है, मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि ख वैगुण्य क्या हम हेरिडिटरी भी मान सकते हैं? कभी कभी हमें कोई और कॉज नहीं मिलता, कभी कभी कोई पर्टिकुलर सिस्टम उसका हेरिडिटरी या पेरेंटल ही वीक होता है, जैसे हम डायबिटीज में देखते हैं या अश्वगंधा में देखते हैं, या फिर हाँ नपुंसकता है ना, उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके उतने ही आहार विहार या मिथ्या आहार विहार या दोष उतने ही प्रकोपित हो। कभी कभी वो ख वैगुण्य उसको जन्मजात भी हो सकता है या फैमिली से मिल सकता है ना उसको। बराबर, इसलिए तो व्याधि है उसको।
तो उसमें एक फैक्टर वो भी हो सकता है कि उसको वो ख बैगुन्य के साथ ही जन्म लिया। है उसकी लाइफ। हाँ हाँ। अभी शशि मैम आप बोलिए। हाँ सर, मैं बोलना थी एक्चुअल में मैम, देखिए जब आप बोलते हैं गर्भ की परिभाषा में, तो बोलते हैं ना शुक्र शोणित यो संगो भवे दोष उत्कट प्रकृति जायते तेन तस्याम में शृणु। तो उसमें जब शुक्र शोणित था, कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है या इस तरह की मतलब हेतु का बहुत सेवन नहीं किया है, तो शुक्र और शोणित के अंदर ही जब डिफेक्ट है वहीं पर ख बैगुण हो गया या वहीं पर प्रॉब्लम पड़ी हुई है। तो वो जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वो चीजें और प्रोमिनेंट हो जाती हैं। दूसरी बात, मैंने एक चीज देखा है, हेरेडिटरी डिसीजेस को अगर आप बहुत ध्यान से देखिए आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है कि हेरेडिटरी डिसीज को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जिसमें जो फैमिली हिस्ट्री होती है, तो फैमिली में एक दो चीजें बहुत कॉमन सी मिलती हैं। एक तो खाने पीने की हैबिट्स लगभग सेम होती है लोगों की। दूसरी चीज होता है स्ट्रेस लेने की जो आदत होती है ना, वो भी मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है मेजॉरिटी लोगों में कि वो फैमिली वाइज आता है। जैसे बहुत सारी फैमिली में स्ट्रेस लेने की आदत होती है और बहुत सारे लोग होते हैं मस्त मौला की तरह जीते हैं। तो और कई बार होता है कि आप पूरी फैमिली को डायबिटीज है लेकिन एक पर्सन को नहीं है, तो उसका जो मतलब थॉट प्रोसेस है वो अलग सा होता है। तो एक तो चीज ये है। और दूसरी सर, मुझे जो अभी सिंपल समझ में आया, कॉलेज में तो होता था ना, यत्र संग ख बेंगुड़ा व्याधिस्त तत्रुप जायते, तो हम लोग तो ख बेंगुड़ और बस रट लेते थे, समझ में नहीं आता था। जबकि ख का मतलब होता है आकाश। तो कहीं से भी आकाश महाभूत की कमी हो रही है, कमी या या जैसे ज्यादा? कमी या संतर्पण ज्यादा? व्याधि। हाँ जी सर। कमी होना या ज्यादा होना? अभी जैसे कि हाँ कार्डियो वहाँ पे हाँ, आप वही मैं सर बता रही हूँ। जैसे मान लो संतर्पण जन्य व्याधि में आपने जाना कि पृथ्वी और आप बढ़ गया, तो पृथ्वी और आप एक लिमिटेड अमाउंट में रहेगा, मतलब जितनी जरूरत थी अगर उतने में है, तब तो वहाँ के आकाश को या वहाँ के अवकाश को या वहाँ के सरफेस एरिया को अफेक्ट नहीं करेगा और काम सही से चलता रहेगा, मतलब धातुओं का पोषण ठीक होगा। ये तो संतर्पण में हुआ। अब तर्पण में क्या हुआ, जब आकाश और वायु महाभारत बहुत ज्यादा बढ़े तो पृथ्वी और आप कम हो गया। तो पृथ्वी और आपका मेन काम क्या है? आपके अंदर न्यूट्रिशन का काम है। तो जब न्यूट्रिशन कम हो गया, उसी को हम बोल देते हैं अवतर्पण व्याधि। तो जब न्यूट्रिशन कम हो गया, मतलब खाना ही कम मिलेगा, तो भी बीमारियां हो जाएंगी। तो कोई भी चीज अति सर्वत्र वर्जते, तो अति चाहे ज्यादा की होगी चाहे अति कम की होगी, परेशानी हो जाएगा, है ना सर? बराबर हो गया, बराबर बताया आपने, कॉमन लैंग्वेज में बताया, बहुत अच्छा। हाँ सर, मुझे अब समझ में आया, कॉलेज टाइम में तो रटते थे। इसीलिए तो डिस्कस करना चाहिए हर चीज। जी हाँ। सर, थैंक यू सर। अभी एक मिनट श्वेता मैम आप बोल दीजिए, उसके बाद मोहन सर बोलिएगा। मोहन सर एक बार आप बोल दीजिए। श्वेता मैम आप जो बोली थी सही था। श्वेता मैम, श्वेता अत्तर वाला मैम ने कुछ लिखा था, कहाँ गई? हाँ, ये आरती मैम ने बराबर बोला, मेद धातु में ग्रंथि अर्बुद। डॉक्टर वीरेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। हाँ। जो मैं क्षय विगुण्य को अपने पेशेंट्स को बताता हूँ सिंपल भाषा में, हाँ। कि जैसे गुब्बारा है या कोई गाड़ी की ट्यूब है, हाँ। उसमें हम हवा भरते हैं, तो जहां उसकी रबड़ कमजोर होती है वहां से वो फटता है। इसी तरह हम पत्थे लेते हैं, बॉडी में जाते हैं, तो जहां वीक पॉइंट है वहां पे विकृति आती है। जी। तो मैं ऐसा सिंपल भाषा में ऐसे समझाता हूँ पेशेंट्स को। तो यही होता है ना सर, कहीं पर रक्तवाहिनी फट जाती है पैरालिसिस में, उसमें जब हाइपरटेंशन होता है, हिमरेज नहीं, जैसे कोई तीक्ष्ण पदार्थ खाता है, अग्जिमा वगैरह है, उसको स्किन प्रॉब्लम है, तो पत्थे लेने पे बार बार वहीं, एक बार ठीक हो गया दोबारा पत्थे होगा तो फिर वहीं पे ही स्किन प्रॉब्लम होगी, सब जगह नहीं होगी। बहुत अच्छा बताया सर आपने सिंपल लैंग्वेज में। सर सेम हेतु में अलग अलग स्रोतों में कैसे होता है क्षय विगुण्य? स्रोतों में भी सर ऐसे ही होता है ना। अब गुल्म व्याधि है, कहीं ना कहीं तो वायु लीक हो रहा है, वायु लीक होके फिर पेरिटोनियम और स्किन के बीच में गुल्म व्याधि कर दे रहा है, विकृति हो रहा है, सारे दोष जाके स्थान संचय करके बैठ जा रहे हैं, विकृति कर रहे हैं, अश्मरी हो रहा है। तो अश्मरी में क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ दोष दृष्टि हो रही है, जहाँ पे अश्मरी का पॉइंट मिल रहा है वहां पे अश्मरी कर दे रहे हैं। सर मैं कुछ मेरा क्वेश्चन है कि एक मिनट, विनीता मैम क्या बोल रही हेतु सेम है पर व्याधि अलग अलग हो जाता है सेम हेतु? नहीं, फिर दोष दुष्ट समूर्छना भी अलग होती है ना, स्थान के हिसाब से जो चीज मिलेगा उसके हिसाब से। अच्छा ओके, राइट। अश्मरी सब जगह थोड़ी ना होगा, अश्मरी तो बस्ती में ही होगा, मतलब मूत्र स्त्रोतस में बस्ती में ही होगा। हाँ, अगंदर होगा, गुदा भाग में ही होगा। राइट। जी सर। आप बोलिए।
हाँ सर। ठीक। सर प्रणाम सभी लोगों को। सर मैं ये कह रही थी, स्थान संचय को मैं आपकी वाली लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे आप बताते हो शैतान बच्चा और सुधरा हुआ बच्चा, तो जो हमारी धातुएं हैं वो है पढ़ने वाला बच्चा, और जो हमारे कुपित दोष हैं वो है बिगड़ा बच्चा। तो बिगड़ा हुआ बच्चा देखता है कि पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है, तो उसके पास जाके वो बैठ जाता है उसको बिगाड़ने के लिए। तो वो उसको उसके पास बैठा रहता है, उसको धीरे धीरे बिगाड़ता है। तो जब वो बिगड़ जाता है तो एकदम से नहीं बिगड़ता, धीरे धीरे उसमें लक्षण आते हैं, तो वो होते हैं पूर्व रूप वाले। फिर वो जब ज्यादा बिगड़ जाता है तो उसमें कुछ लक्षण अपने होंगे और कुछ दोष के होंगे। तो इसीलिए स्थान के भेद से और धातु के भेद से लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अभी प्रभात सर कह रहे थे ना कि अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग रोग कैसे होते हैं, तो ये मुझे लगता है सर। बराबर, आपने बहुत अच्छा बताया शैतान बच्चा वाला। सर आप ही से सीखा है। जी हाँ जी और मैम, बहुत बढ़िया लगा। मतलब याद रहेगा, ये कंसेप्ट बिल्कुल सही रहेगा, दिमाग में घुस जाने वाला है। कितना अच्छा बताया, कितना अच्छा बताया। हाँ। मैम जो लास्ट लाइन आपने बताई वो एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जो डॉक्टर प्रभात का क्वेश्चन था कि वो सेम ही मतलब कारण है और उसको अलग कैसे करेगा। नहीं मैम अभी धातु अलग है ना, जब वो मतलब कोई भी ख वैगुण्य होता है तो उस जगह के भी जैसे हर धातु की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, और दोष उसके क्वालिटी साथ नहीं, मतलब वो मिलेगा। जो धातु अभी को इफेक्ट क्वालिटी कर रहा है नहीं, उसके अकॉर्डिंगली डिजीज आप होएगा। ऐसे बोलिए कि मेद और रक्त के प्रसाद भाग से क्या बना है, बस्ती बना है, बस्ती बना। वृक्क बना है, वृक्क सॉरी वृक्क बना है, मेद और उसके रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क बना है। तो वहां पे जो विकृति आएगी वहां की, क्योंकि वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग है ना वृक्कों का, मूत्र स्त्रोत का कॉन्स्टिट्यूएंट अलग है, वृषण में कुछ अलग व्याधि होगा, गुद में अलग है ना सब चीज। मतलब वो मैम आप जहां जाके ये वो समझ लीजिए कि आप जहां जाके वो करेगा मैम वो वहां ऐसे पे समझ उसी लो, मान लो रीजन का डिजीज हो जाएगा। 10 बच्चे हैं तो वात पित्त का फिर अलग अलग बच्चों के अंदर अलग अलग क्वालिटी होगी, अच्छे बच्चों में भी। तो जिस बच्चे के पास जो वाला ज्यादा अच्छे चला गया वहां पर उसने परेशानी खड़ा कर दिया। मैम का ये एग्जांपल मेरे को समझ में आ गया सही से। और दूसरा मैम क्या है? यही है ना, जैसे आटा है, गुंदा हुआ आटा है, सीमेंट है, हाँ। मिट्टी है, आप तीनों में हाथ की छाप डालिए तो सब में अलग अलग बनेगा, क्योंकि जो मिट्टी की है वो अपनी क्वालिटी है, आटे की अपनी है, और सीमेंट की अलग है। तो इस तरह समझ से आ अलग गया। अलग में कितना हाँ अलग बढ़िया अलग होगा। एग्जांपल दिया, कितना बढ़िया बहुत दिया। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल। एग्जांपल है। सुंदर मैम। थैंक यू मैम। इसीलिए विनीता मैम को इतना हम मानते हैं, कितना बढ़िया बताइए। सही थैंक यू एग्जांपल सर। है। और क्या है, उंडुक जो है, उंडुक या गुद, ये किससे बना होता है? रक्त के किट्टे भाग से बना है। फुफ्फुस से, रक्त के फेन से बना हुआ है। सब चीज अलग अलग चीज से बना है। विनीता मैम ने बहुत अच्छा बताया, एक बार फिर से बोलिए विनीता मैम। विनीता मैम आपने मिट्टी जी वाला, सर। हाँ वो एक बार फिर से बोलिए। सर जैसे गीली मिट्टी होती है और सीमेंट का वो होता है, घोल होता है, और गुना हुआ आटा होता है। हम एक ही हाथ की छाप उसमें डालते हैं, लेकिन तीनों में अलग अलग तरह से आता है, क्योंकि मिट्टी की अपनी क्वालिटी है, सीमेंट की अलग है, और आटे की अलग है। इसलिए ऐसे ही धातुओं का भी होता है कि अलग अलग धातु में जाके जब दोष विकृति पैदा करते हैं तो अलग अलग व्याधियां उत्पन्न होती हैं। जी बहुत अच्छा बताया आपने, अब सबको मैम याद सर का रहेगा। क्वेश्चन ये था कि सेम जब हेतु का सेवन करते हैं तो अलग अलग लोगों में अलग अलग बीमारियां क्यों होती हैं? अलग अलग लोगों में तो प्रकृति अलग होती है ना, उसका देश अलग हाँ होता है। प्रकृति आहार विहार अलग होता है ना मैम। जी मैम। अभी मैम वो अपने तो हर व्याधि की संप्राप्ति भी तो अलग अलग हो जाती है ना मैम। मतलब एक ही हेतु अगर हम 10 लोगों में अगर सेवन कराते हैं, मतलब यही तो हम लोग जैसे थीसिस वर्क में करते हैं, तो एक ही चीज में जैसे हमको रिजल्ट्स में हमको क्या होता है, मतलब कई चीज हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो रखते हैं ना, तो जैसे कुछ को हमको उसमें एक्सक्लूजन में रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपने सेम हेतु किया, लोगों ने सेम आपने ट्रीटमेंट दिया, लेकिन कुछ पेशेंट्स को एक्सक्लूजन में इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि उनपे कोई असर नहीं आता है। तो इसलिए उसको एक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अलग होता है, क्योंकि उनपे उस चीजों का असर नहीं पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम पेशेंट जो हमको विकृति के या किसी दोष के मिले होते हैं, तो उस पे हमको वो स्टडी करनी पड़ती है कि हाँ इस दोष का या इस जो भी हमने ड्रग लिया है तो उसका इन लोगों पे क्या असर हुआ ये कंजम्पशन करने के बाद, तो वो आकांक्षा मैम संप्राप्ति। जी एक मैम। मिनट है मैम। जो बल पड़ते हैं हम सहज कुलज, जी वो मतलब ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है कि किसमें क्या व्याधि होती है। आप एक ही फैमिली में देख लीजिए, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज बिल्कुल है, तो मतलब किसी राइट। डिजीज के लिए हमारी ससेप्टेबिलिटी या फिर वो नहीं होगी, ये डिपेंड करता है हमारे कुलज इस पे भी बल बल पे। के ऊपर बिल्कुल। जी मैम। बिल्कुल मैम, ये भी इसमें पॉइंट ऐड हो जाएगा। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा हुआ। देखिए यही होता है चर्चा, संभाषा।
नहीं तो कोई एक आएगा फिर दूसरा बोलते रहेंगे 1.5 घंटा बोलते रहेंगे, तो वो संभाषा नहीं होती है। जब सब लोग पार्टिसिपेट करके सब लोग थोड़ा थोड़ा इनपुट डालते हैं, वो होती है संभाषा। तो आज की संभाषा रियल में संभाषा हुई। सर मैं कल ना वातव्याधि पे कुछ बोलूंगी। मैंने कहीं मतलब बहुत अच्छा सुना था, और अभी प्रभात सर ने जो क्वेश्चन किया तो उसको हो सकता है मैं क्लैरिफाई कर पाऊँ, तो मैं कल पूरी कोशिश करूंगी उसको क्लियर करने की, संतर्पण और अवतर्पण वाले को सर। ठीक है, आप बोलिएगा। जी सर। और नहीं तो आप अभी इंटरेक्टिव सेशन में बोलना चाहती हैं तो आप इंटरेक्टिव सर वो लंबा हो जाएगा, इसी में करेंगे कल सर। वो उसमें फिर केस वगैरह किसी के नहीं हो पाएंगे एक सर। अभी जरूर बताइएगा कि जो मेदो धातु में ग्रंथि, गलगंड और ये भी एक बार थोड़ा सा जरूर डिटेल में बताइए, क्योंकि जी मैम, मैं कोशिश करूंगी कोशिश करूंगी, बाकी सर बताएंगे। आज अभी आरती शर्मा मैम, आपके पास कोई किताब होगी ना, गलगंड और ग्रंथि का संप्राप्ति, अभी हमें बताइएगा किताब खोल के पढ़ के अभी इस समय तो किताब नहीं है, मैं अभी गाड़ी में ही ड्राइव कर रही हूँ। अच्छा, कोई और के पास काय चिकित्सा की किताब होगी ना? जी सर, मैं इंटरेक्टिव सेशन में बता दूंगी। जी सर। हाँ ठीक है, हम लोग और करेंगे। सर मैं एक रेफरेंस ऐड करना चाहती हूँ इसमें। हाँ। इसमें चरक संहिता सूत्र स्थान 18 का एक रेफरेंस है, जिसमें दो रेफरेंस हैं। दूसरे का मुझे रेफरेंस नहीं पता श्लोक का, पहले का बता रही हूँ कि स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतरगतश्चैव जनयन्ति आमयान बहुन। मतलब एक ही दोष है, वो निदान विशेष से विशेष के कारण, मतलब उसका गुणादि विशेष से प्रकोप होता है। जैसे वायु का है तो कभी रुक्ष गुण से प्रकोप हुआ, कभी शीत गुण से प्रकोप हुआ। तो इस प्रकार निदान विशेष के कारण एक ही दोष है, लेकिन उसका प्रकोप अलग अलग तरीके से होके अलग अलग स्थानों में जाके फिर वो अलग अलग व्याधियां उत्पन्न करता है। इसलिए हमेशा चिकित्सा करने के लिए तस्मात् विकार प्रकृति ही अधिष्ठान अंतराणि च समुत्थान विशेषांश बुद्ध्वा कर्म समाचरेत्। ये एक जो इन्होंने पूछा था कि एक ही वो होता है तो क्यों अलग अलग प्रकार के डिजीज होते हैं। आप एक काम करिए कविता मैम, आपने बहुत अच्छा बताया, आप एक पेपर पे श्लोक लिख दीजिए, मैं इसका रेफरेंस ढूंढ के इस पे हम चर्चा करेंगे, कल पूरा करेंगे। जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम ने श्लोक का रेफरेंस दिया पे है। हम चर्चा Thank you, करेंगे। मैम। आप ये पेपर पे लिख के और भेज दीजिए, मैं रेफरेंस निकाल के मोस्ट एप्रोप्रिएट पॉइंट बोल रहे हैं मैडम एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम यही और सुनना बहुत चाहते अच्छा थे। रेफरेंस। वेरी नाइस। थैंक यू। कविता मैम, आप सब लोग पढ़ के आएंगे, इस पे अब चर्चा होगी कल परसों, ठीक है जी। हाँ, वंदना मैम है क्या? हमारे स्कूल की प्रिंसिपल का है वंदना मैम। आपको कैसा लगा आज का संभाषण? बहुत, मैंने थोड़ा सा अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं बैठ के पूरी रिकॉर्डिंग सुनने जा रही हूँ। जी, अभी कल तो आकांक्षा मैम और अच्छा बताएंगी, और फिर हम और ऐसे चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी का हम बंद करते हैं, समाप्त करते हैं, फिर ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं 8:15 बजे, है ना? कर देना आकांक्षा मैम। जी सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम। थैंक्स सर।